बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं रजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी इमरान खान साहब की। आज वो पेशावर में मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अस्पतालों के हवाले से, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से तो वो नाला हो गए, नाराज़ हो गए। इमरान खान साहब के उस रद्द अमल पर जो जिस सवाल के बाद उन्होंने वो दिया, उस पर बहुत सी बहस हो रही है, बहुत से ओपिनियन सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि सवाल नामुनासिब था और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि शायद इमरान खान साहब का रवैया नामुनासिब था, उनको बरहमी का इजहार नहीं करना चाहिए था। इस हवाले से बात होगी। इमरान खान साहब और रेहाम खान साहिबा का जो मामला चल रहा है, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि तलाक हो चुकी है, कुछ खबरें इसके बरक्स हैं, बहुत सी र्यूमर्स भी इसके हवाले से सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूँ उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात की जाए। इस हवाले से बात होगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे नैब लॉ के हवाले से, जिसमें अब शायद तरमीम करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। इस हवाले से भी बात होगी। जर्नलिस्ट्स के हवाले से और जर्नलिज्म के हवाले से आज को अच्छा दिन नहीं है। आज भी एक जर्नलिस्ट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए पाकिस्तान के अंदर ही, और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। CPJ के इसके हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, और पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या बात चल रही है, मैं चाहता हूँ उस हवाले से भी बात की जाए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि पेमरा ने जो लेटेस्ट रेगुलेशन दी है, जो ऑर्डर दिया है कि जमात उद दावा को ना कवर किया जाए और उनके बारे में कोई खबर ना दी जाए, और उनके जो एलाइड ग्रुप्स हैं उनके बारे में भी कोई कवरेज ना सामने आए, तो उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। सो रहीम साहब, ठीक है, ओके। बहुत हैवी एजेंडा है, इश्यूज ज्यादा है ना, सो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सवाल और इमरान खान साहब का रद्द अमल जो आज था, आज वो उस मामले के बाद जो कि चल रहा है उनका अपनी साबिक अहलिया में कहूँगा रेहाम खान साहिबा के साथ, उसके बाद आज इमरान खान साहब पेशावर में तशरीफ लाए नजर आए, और इमरान खान साहब से जब सवाल क्या किया गया और उनका जवाब क्या था, एक क्लिप में। एक सेकंड जी दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं जी कि ये इमरान खान साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? मैं नहीं पड़ा हुआ, बिकॉज इमरान खान साहब वो मुंह खोलता है और आप वो क्लिप दिखा देते हैं उसका, फिर आप मुझे एक ऐसे स्पॉट पे डाल देते हैं, मुझे कुछ कहना पड़ता है। जब मुझे कुछ कहना पड़ता है तो बात सुने, मेरा काम है सवाल पूछना, सवाल करना। मैंने तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं आप जैसे जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, सबसे ये सीखा है कि भाई सवाल करना तो बड़ी अच्छी या बुरी आदत बन जाती है। अब वो सवाल किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान साहब से भी आज सवाल ही किया गया था। चले ये क्लिप आप देखिए, वो सवाल कितना बुरा था और जवाब उसका कैसा था। आपके बारे में खान साहब ये कहा जा रहा है कि आप मर्दुशनास नहीं है। आप जिन लोगों को अपने नजरियात को प्रोट करने के आगे लेके आते हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपको डिच कर जाते हैं, चाहे वो आपकी जाती जिंदगी हो या आपकी पॉलिटिकल जिंदगी हो। तो वो थोड़ा सा आपकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो। पॉलिटिकली जो आपकी टीम सेलेक्ट की है, आप 3 साल बात करेंगे नाकाम, और आप उनको धमकी दे रहे हैं, तो ये वाकई है कि आप मर्दुशनास नहीं है। देखिए जी, मैं आप एक मिनट हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कोई शर्म होती है, एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। यानी किसी के भी घर के अंदर किसी वक्त लोग कोई भी मुश्किल वक्त से दुख से गुजरते हैं, इस तरह की बात करनी आप अब मुझे नहीं कुछ शर्मिंदा करवा रहे, आप अपने औकात लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल पूछते हुए। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए जो आप मेरे से सवाल पूछते हैं। आप तो मौके का इंतजार कर रहे थे, तुझे तो मौके दे भाई खान साहब ने कर दो तो फायरिंग में भी कर दो, तुझे कर देती है सारा वक्त यू आर आफ्टर मी, ए सवाल दा जवाब दो, बस काम यही है नैम साहब। हुन चले, आपने अपना दिल का गुबार निकाल लिया, हुन तुसी मैंने दसो, अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के सबसे पहले देखिए सवाल जो था उसको जरा मैं समराइज कर देता हूँ कि थोड़ा ऑडियो का शायद प्रॉब्लम था। अगर उसको बगौर सुना जाए तो जो सहाफ़ी साहब थे, जो रिपोर्टर साहब थे, वो ये कह रहे थे कि खान साहब आप मर्दमशनास नहीं है, चाहे वो मामला आपकी सियासी ज़िंदगी का हो या ज़ाती ज़िंदगी का हो। बहुत से लोग आप उन पर एतबार करते हैं या आप उनको अपने साथ रखते हैं, फिर बाद में वो आपको डिच कर देते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया।
उसके बाद फिर उन्होंने अब जैसे हवाला दिया जी आपकी सियासी सकर्तरी 3 साल काम 2.5 साल हुकूमत को गुजर गए हैं, तो आज आप मजबूर होकर उस माफिया के खिलाफ आपको उन्हें थ्रेट करना पड़ रहा है क्योंकि आपका काम में वो हायल हो रहे हैं और आप उनसे सही काम नहीं ले सके। इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया आप उससे कितना मुत्तफिक हैं और क्या जवाब देना जरूरी था या नहीं था? पहला तो ये है कि क्या सवाल जायज था कि नहीं, हाँ चले, फिर उसके बाद क्या जवाब जायज था। जैसे आपने कहा सवाल पूछना तो जर्नलिस्ट का हक है, मगर क्या किस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं और किस किस्म के सवाल नहीं पूछ सकते। जातियात के जो सवाल होते हैं वो नहीं पूछने चाहिए। अलबत्ता अगर जातियात के जो सवाल हैं उसका कोई सियासत के साथ कोई तल्लुक हो, ज़रूरी नहीं कि बेहतर सियासत या ख़राब सियासत, एक सियासी शख्स से वो सवाल पूछना जिसका सियासत के साथ कोई तल्लुक है वो जायज़ है। अब सिर्फ यहाँ वो जो उन्होंने बात की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और वो सारी कि आप यू आर अ बैड जज ऑफ कैरेक्टर, लोग कैसे इकट्ठे कर लिए, वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है खान साहब को ज़रा इतराज़ भी नहीं। जहाँ इतराज़ आया कि वो जातियात वो रेहाम खान की जो बात थी उसके ऊपर वो थोड़े से परेशान हो गए, नाराज़ हो गए। अब बात ये है कि या तो होती ना कि रेहाम खान एक घरेलू औरत होती, घर में कोई लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं मगर मियाँ बीवी में, मगर कोई तलाक की बात ना हो रही होती और ये एक बिल्कुल ऐसा मामला होता कि लोगों को पता भी ना होता कि इमरान खान साहब की अहलिया कौन है, उनका कोई पब्लिक परसोना ना होता। हाँ, जैसे एक ज़माने में वो कहते थे कि ऐसी ही खातून के साथ मैं शादी करूँगा, मगर यहाँ तो सूरत हाल फ़र्क है। वो खुद एक सियासी शऊर रखती थी, वो खातून या रखती हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये बात अट्रैक्टिव भी लगी उनकी, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कभी अपनी सियासी एम्बिशंस या सियासी शऊर का कभी छुपाया नहीं था उन्होंने। और फिर इमरान खान साहब खुद सोशल मीडिया और में ट्वीट करते रहे अपनी शादी के बारे में, फिर जिस तरीके से अब उनकी शादी एक पब्लिक में हुई और फिर जिस तरीके का उनकी अहलिया का एक शोहरत है, टीवी एंकर भी रही हैं, पॉलिटिशियन भी बन गई है कि इतने बड़े सियासतदान के साथ शादी भी की और वो भी एक कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में हुई और एक दो पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी रही और एक दो कैंपेन्स में भी रही। तो मतलब ये है कि और खुद इमरान खान साहब ने उनको खुद ही पहले नहीं रोका फ्रॉम डूइंग पॉलिटिक्स इन द पीटीआई। तो मतलब है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि ये उनकी कुछ ज़ात की बात है, दिस इज़ नॉट। दूसरी बात ये कि खबर चल रही है कि तलाक हो रही है, जो कि पहले ये कहने लगे नहीं हो रही, फिर कहने लगे कि ये मेरी ज़ात की बात है। अब इनके स्पोक्समैन जो है नईम साहब वो कह रहे हैं कि जी तलाक की खत या ईमेल भी चली गई है, ऐसी बात है। हाँ, तो ये तो फिर एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है ना ये, क्योंकि उनकी तलाक की या उनकी अलहदगी की अनाउंसमेंट मीडिया पर बाकायदा तौर पर आई है और उनके मुलाक साहब के थ्रू आई है, पॉलिटिकल पर्सन उनके, और उनका वो राइट हैंड मैन है, मीडिया स्पोक्समैन। तो इस सूरत में खान सवाल जायज था और खान साहब को जो गुस्सा है वो नाजायज है। इसका जवाब अब मुश्किल था क्योंकि बड़ी शर्मिंदगी का बायस है ना जवाब, कि ये एडमिट करना कि नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है, आई एम नॉट अ बैड जज ऑफ कैरेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ के जो मैंने लोग इकट्ठे किए हैं या मेरी हुकूमत की कारकर्दगी है या जो इस किस्म जिस किस्म की खातून को मैंने जिनके साथ मैंने ब्याह किया। तो मतलब है ये तो मुश्किल होता ना कोई भी ये बात तस्लीम करे। अब इसका जवाब कुछ लोग कहते हैं कि इसका जवाब ये था यार छोड़ो ये कोई सवाल है, छोड़ दे यार, इट डोंट या आप ये कहेंगे यार आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन, यार छोड़ो यार, आई लाइक टू, यार कुछ चल रहा है हमारा, लेट इट बी। या इसका ये होता कि कहते कि अब ये आपकी राय है, हो सकता है आपकी राय सही हो सकता है आपकी राय सही ना हो, हा जाहिर है कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, ठीक। तो मतलब ऐसे का यह एक बड़ी सिंपल सा जवाब भी था ना। अब जर्नलिस्ट की तो कोशिश होती है प्रोवोक करें और प्रोवोक करके कोई ऐसी बात निकालें जो कि और खबर बने, खबर से खबर, वो खबर बन गई, इमरान खान वो खबर बन गई। दिस इज गुड जर्नलिज्म, ही हैज मेड हेडलाइंस, नॉट बैड जर्नलिज्म। वो जो जिसने ये किया है ही इज नॉट डूइंग दिस। अलबत्ता अगर ये हल ना होती और वो इस किस्म की बात करता, सुनी सुनाई कि जी कोई घर में मसले हैं, ये है वो है, और वो पूछता, मुझे याद है एक सीनियर एंकर है हमारे, उन्होंने खान साहब को ये पूछा अभी मेरा ख्याल 15-20 दिन पहले ही कि सुना है कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं घर में और कुछ इस किस्म की बातें चल रही हैं आपकी और हम। तो खान साहब का बड़ा वो है, आपने क्लिप भी दिखाया कि नहीं शामी साहब ऐसी बात नहीं है, होता है मियाँ बीवी के दरमियान, मगर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं होने वाली है, वो फिर डिनाई कर दिया। यहाँ भी कह सकते थे इस तरीके के साथ, अच्छा यार ऐसी कोई बात नहीं है, लेट इट बी, होता है, दीज डिफरेंसेस टेक प्लेस बट देयर इज नथिंग। या ये कह देते
कुछ या कह देते यार आई एम सॉरी मैं नहीं एग्री करता आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्मिंगली उसको डाइवर्ट कर देते, डिफ्लेक्ट कर देते, खबर नहीं बननी थी, उसको फिर मौका भी नहीं मिलना था टू डू इट अगेन। सो खान साहब ने खुद अपनी पर्सनल लाइफ जो है एज अ प्ले बॉय ओरिजिनली, एंड देन एज अ प्ले बॉय पॉलिटिशियन, एंड देन एज अ पॉलिटिशियन, ये एक ट्रांजिशन रही है खान साहब की। खुद ही इज बीन इन द न्यूज, खुद इन्होंने किताबें लिखी हैं अपनी लाइफ के ऊपर एंड सो ऑन। हर चीज जो है इनकी जो है वो मीडिया स्क्रूटनी हुई है। आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं और नाजरीन को भी याद दिलाता हूं कि जब इन्होंने जमाइमा के साथ शादी की थी, इट वाज द मोस्ट पब्लिसाइज्ड शादी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इनकी हनीमून के ऊपर भी तस्वीरें, लोग फॉरेस्ट के अंदर छुप के कैमरास लेके इनकी तस्वीरें लगा रहे थे, जैसे डायना की और उनके लवर्स की वो लगाते थे, इनकी भी। तो ये सारा कुछ पब्लिक, दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी। इमरान खान वाज पब्लिक प्रॉपर्टी, जमाइमा वाज अ सोशलाइट, हाई क्वालिटी सोशलाइट फ्रॉम ए हाई क्वालिटी फैमिली, रिच बिलियनियर। तो मतलब इट वाज अ मैच, सेलिब्रिटी मैच। तो सेलिब्रिटी मैच इज पब्लिक। सेलिब्रिटी जब अडल्ट्री भी कमिट करते हैं तो पब्लिक होती है। अच्छा, तो देयरफॉर वो दिन है और आज का दिन है, ये भी शादी उसी तरीके के साथ हुई, मीडिया के अंदर शादी हुई, मीडिया में तस्वीरें लगी, सब कुछ हुआ, तस्वीरें लगी, इंटरव्यूज दिए, पूरे सब कुछ हुआ। तो अब कहना कि जी हमारी ये पर्सनल लाइफ है, व्हेन यू योरसेल्फ हैव मेड इट अ पब्लिक लाइफ, इट्स अ बिट अनफेयर। देखिए, खान साहब की एक प्राइवेट लाइफ भी है, क्या आज तक किसी ने उसके ऊपर कमेंट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बहुत से लोग नोइंगली नहीं किया, नोइंगली नहीं किया, बहुत सी बातें पता नहीं, नोइंगली नहीं किया। तो ये है डिफरेंस बिटवीन जो उनकी प्राइवेट लाइफ है और जो उनकी पब्लिक लाइफ है। हिज मैरिज टू रेहाम खान इज अ पब्लिक इवेंट। हिज डिवोर्स जो होने जा रही है, अभी हुई नहीं है, इसके ऊपर भी चिड़िया की एक खबर है जो मैं आपको देता हूं कि दैट इज पब्लिक। सवाल जायज था, जवाब जो था वो नाजायज था। ऐसे नहीं करना चाहिए सीनियर सियासतदान को। ये एक कमजोरी नजर आती है कि आप इतनी जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं, इसका मतलब है कुछ दाल में काला है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या आप इतने जल्दी, वही वाली बात है, आप इतने ज्यादा वो ट्रिगर हैप्पी नेचर है आपकी कि आप फटाफट कोई छोटी सी बात हो तो आपको इंसाइटमेंट आ जाए। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जनरल मुशर्रफ भी कभी कभी नाराज हो जाते थे और 90% ऑफ द टाइम वो नाराज नहीं होते थे। इतने सख्त सवाल उनको और कड़वे सवाल जनरल मुशर्रफ को लोग करते थे तो वो आगे से कहते हाँ वेल यस ऑलराइट, कुछ मान भी जाते थे ऐसी बातें जो कि खबर बन जाती थी। ज्यादा मैंने उन्हें कहते सुना ये ऐसे फजूल सवाल। और बहुत कम ओकेजन्स पे जनरल मुशर्रफ जो है, he's lost his cool once or twice, but no, he was a very good person to interview. तो खबरें भी मिलती थी और वो हार्ड सवाल को भी वो टेक करते थे। He used to take the punches. जरदारी साहब भी हंसते रहते थे। मियां नवाज शरीफ साहब थोड़े से संजीदा हो जाते हैं, शायद उन्हें पसंद नहीं इस किस्म की बात, ऑनेस्टली। और जरदारी साहब यूज्ड टू टेक द पंचेस आल्सो। चौधरी परवेज मियां साहब तो वैसे इंटरव्यू नहीं देते। हाँ, चौधरी परवेज लाई साहब हर चीज सुनने के लिए तैयार है और स्माइल करके जवाब देते हैं। और चौधरी वो तो खैर मास्टर है ना, वो तो स्माइल भी नहीं करते और ऐसा जवाब दे देते हैं कि दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, बोले जो मर्जी पूछ ले। ऐसे सियासतदान भी है और जज्बाती भी है। खान साहब जज्बाती हो जाते हैं। मेरा ख्याल नए सियासत है, बहुत सी चीज़ें सीखनी है इन्होंने। अभी मंजे खिलाड़ी नहीं है, गलतियां करते हैं और तस्लीम भी कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा, जरा चिड़िया की खबर, अब फाइनली चिड़िया की खबर एंडोर्स कर देना। अच्छा, चिड़िया की खबर यह है कि आपको सुना है कि मीडिया के ऊपर ये बहुत सी बातें चल रही हैं कि जी कोई सी ईमेल के जरिए डिवोर्स हो गई, डिवोर्स के पेपर सर्व कर दिए गए हैं रेहाम खान को। और ये सुना ये है कि ये PTI के ही स्पोक्समैन नईम साहब ने ये बात लीक की है। ये सुनने में ये आ रहा है, मुझे नहीं पता सही है, बट ये बात चल रही है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डिवोर्स होगी, सब पेपर सर्व हो गए। चिड़िया की खबर यह है कि कोई पेपर सर्व नहीं हुए। चिड़िया की खबर यह है कोई ऐसी ईमेल नहीं गई जिसके अंदर इस किस्म की बात की गई हो डायरेक्टली टू रेहाम खान। चिड़िया की खबर यह है कि फैसला हो गया है कि डिवोर्स होगी। चिड़िया की खबर यह है कि सेटलमेंट भी होगी, फैसला यह भी हो गया कि सेटलमेंट होगी, एक फाइनेंशियल सेटलमेंट होगी। चिड़िया की खबर यह भी है कि खान साहब परेशान हैं कि ये ना हो कि रेहाम खान गुस्से में आके या फीलिंग बिटर, वो कहते हैं ना वुमन्स कॉन्ड, यू नो वो जो मुहावरा है, हेल हैज नो फ्यूरी लाइक अ वुमन्स कॉन्ड। सो अगर खान वो सोचें कि मैं अपनी सारी कहानी जिसे कहते हैं वो देखा, जो मैंने देखा या जो मैंने किया या जो खान साहब ने किया या मैंने किया या वगैरह वगैरह, अगर उन्होंने ऐसी कोई कहानी लिख दी जो कि एक ज़माने में तमीना
ने लिखी थी अबाउट हर रिलेशनशिप विद मुस्तफा खर, तमीना दुरानी ने, बेस्ट सेलर होगी ना वो, माय फ्यूडल लॉर्ड, $1 मिलियन बेस्ट सेलर, माय फ्यूडल लॉर्ड। तो अब यहाँ अगर वो कह दें माय क्रिकेटिंग लॉर्ड तो मतलब है कि इट वुड बी ए बिगर बेस्ट सेलर, बिकॉज इमरान खान साहब की जो हैसियत है इंटरनेशनली इज 10 to 100 times more than मुस्तफा खर। Of course, इमरान खान इज एन आइकॉनिक फिगर। तो वो सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर तलाक होती है, जो होने जा रही है, होगी, there has to be a financial settlement, otherwise there will be a best selling book. This I can tell you, ये चिड़िया की खबर है। अच्छा, एक बात, इसीलिए फिर वो आपको पता होगा, हमारे स्टार रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने जब रेहाम खान साहिबा को एक्सक्लूसिव फुटेज थी वो जियो के पास, जब उन्होंने देखा कि वो इमरान खान साहब के एक बड़े पुराने दोस्त हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब, इंग्लैंड में होते हैं, वो जब उनके साथ गाड़ी में जा रही थी, लश कार, बेंटली थी आई बिलीव, उसके अंदर वो जा रही थी, और अब वही जुल्फी बुखारी साहब का कहा जाता है कि वो गुज़िश्ता रोज़ बनी गाला में मौजूद थे। देखो दैट इज़ करेक्ट, मगर बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि ये जिस कॉन्फ्रेंस पे रेहाम गई हैं, ये पहले से तयशुदा था। ये नहीं है कि वो भागी गई हैं, अपने बच्चों को लेकर चली गई और ये पीछे पीछे डिवोर्स प्रोसीडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 27-28 तारीख को वो वापस आ रही हैं और इस्लामाबाद में रहेंगी, बनी गाला में नहीं रहेंगी। ये भी चिड़िया की खबर। आगे आपको बताया जाए कि फैसला तो हो गया, वो ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी। खान साहब को किसी ने कहा, मैं समझता हूँ गलत किस्म की चिड़िया ने, खान साहब के पास भी चिड़िया है, वो कहते थे ना जब कि सेठी के पास अगर चिड़िया है तो मेरी भी चिड़िया है। वो जब रिगिंग की बात करते थे तो बाद में पता लगा, और उस वक्त मैंने कहा था आपकी चिड़िया फ्रॉड है कि आपको मरवाएगी, तो वही हुआ ना, पर मरवा दिया ना उनकी चिड़िया ने। तो ये चिड़िया फिर उनको मरवा रही है। इस चिड़िया ने उनको कहा कि यार वो जा रही है, वो ऑलरेडी सम पब्लिशर्स जो है उन्होंने रब्ता किया उसके साथ, ये ना हो कि वहाँ वो कोई बात कर दे, तो उसको रोकने के लिए आप फौरन कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अभी बहुत सी चीजें रहती हैं। तो इन्होंने ये जुल्फी साहब जो है, इनके बड़े इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं, और याद रहे कि इन पे ये भी हमारे रिपोर्टर ने इल्ज़ाम लगाया था कि लंदन प्लान जो बना था, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब वो जुल्फी के फ्लैट में या ऑफिस में लंदन के ऑफिस में मिले थे और वहाँ बैठ के ये सारी बातें हुई थी। तो ये बड़े उनके करीब दोस्त हैं और बहुत ही रईस हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और बड़े रईस हैं, और इनके एक बड़े करीबी रिश्तेदार जो है वो पीटीआई के एक प्रोविंशियल असेंबली में भी हैं, मेंबर भी। अच्छा, अब बात ये है कि ये अब इन्होंने आते जैसे ही वो वहाँ पहुंची खातून, तो उन्होंने इनको रिसीव किया और इनको अपनी गाड़ी बेंटली में बैठा के और होटल से ले गए। वहाँ 300 लोग उनकी इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन करनी थी, उन्होंने रास्ते में हाईजैक करके कुछ बात की, फुसफुस काम में की, और उनको गाड़ी में बैठाया, ले गए, और उसके बाद ठीक ठाक वहाँ डिस्कशन हुई हैं, नेगोशिएशन हुई हैं। उसके बाद वो सारी की सारा पैगाम जो है वो लेके आ गए, और बनी गाला में आके उन्होंने अब इमरान खान साहब को आगाह किया कि खातून क्या कह रही है और मेरी क्या बात हुई, और यही एश्योरेंस दे रहे होंगे कि वो कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन किसिंग एंड टेलिंग, एंड देयरफॉर बट आई नीड अ सेटलमेंट एंड वी नीड टू सेटल दिस। शी इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, डुअल नेशनल, और खान साहब इज़ नॉट अ डुअल नेशनल, इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल। तो अगर तलाक होगी भी तो उसके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, व्हाट लॉज विल अप्लाई, एंड सो हक में तो अदा कर दिया गया था, वो तो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। बट अब बेसिकली इशू क्या है कि खान साहब हैज टू बाय हर साइलेंस। खान साहब इज अ पॉलिटिकल फिगर। अब तुम्हारा केस होता तो यू डिडंट हैव टू बाय साइलेंस। अल्लाह रहम करे। What does it got to do with me? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल आप अपनी दिया करें ना, मैं अपनी दिया करें। अपनी मैं क्यों? खुद तो आपको इतना डर लगता है। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, मैं अपने आप को क्यों फंसाऊं? अच्छा बात ये, तो अगर तुम्हारा केस होता, जो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फिर सबर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर तुम्हारा केस होता तो देयर इज नथिंग टू किस एंड टेल, ठीक है ना? अल्लाह खैर सलाम, मे बी वन डे दे विल बी। अल्लाह रहम करे आपके इरादे। मुझे अगर घर से निकलवाना है तो वैसे बता। नहीं, वो घर से नहीं निकाला जाएगा, मैं भाभी को समझा दूंगा कि मजाक हो रहा था। एंड सो देयरफॉर, बट खान साहब इज अ पॉलिटिकल फिगर। वहाँ इलीगैलिटी, मोरालिटी, ये सारी चीजें फिगर मैटर, और उनके बहुत से नौजवान सपोर्टर्स हैं जो कि शायद डिसइल्यूजन हो जाए अगर कुछ बातें ऐसी निकल आए। ओके, एंड सो देयरफॉर आई थिंक खान साहब डजंट नीड एनी मोर कंट्रोवर्सीज। तो ये चीज़ है, ये है करंट सिचुएशन। अभी कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई, डिवोर्स अग्रीमेंट होगी है कि होगी, सेटलमेंट होनी है एक फाइनेंशियल, एंड जुल्फी इज प्लेइंग अ की रोल बिटवीन द टू ऑफ देम। इज अ गो बिटवीन। लेकिन ऑनरेबल चीज जो है वो ये, कम से कम जो लोग हैं दो,
इमरान खान साहब और रेहाम खान साहब इनकी तरफ से अभी तक कोई गलत बात एक दूसरे के हवाले से नहीं है, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या जरूरत है हुकूमत को अब नैब लॉ तब्दील करने की, ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी थोड़ी सी तारीख, इस हवाले से भी बात होगी, सियासत क्या है इसके अंदर, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपस की बात में। नदीम साहब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसकी बड़ी खैर लंबी तारीखें हैं, लेकिन अब खबरें यहाँ आ रही हैं, आज रिपोर्ट भी थी एक इसके ऊपर एक्सक्लूसिव द न्यूज़ के अंदर, इसमें कहा गया है कि जी शायद अब हुकूमत भी ये चाह रही है कि इसको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इसके कानून में तब्दील किया जाए, इसका कानून तब्दील किया जाए। तो आप तो जानते हैं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये कोशिशें जो है बड़ी पहले भी की गई हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या लगता है ज़रूरत क्या महसूस हो रही है इस वक्त? मेरे ख्याल में तो नैब अंडर दी सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या जिस तरह से पिछले दिनों खड़काया हुआ था जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के दौर में नैब को, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है नैब ने। आप देखें उन्होंने जो काम 3-3 साल में करते हैं वो 4-4 महीने में कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इसकी बैकग्राउंड एक है वो देखनी जरूरी है कि ये मुशर्रफ साहब ने सेटअप की थी एंड ओनली जनरल्स वर हेडिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2002 में। अच्छा, अब उस वक्त ये कानून बना था और प्रेसिडेंट हैड द राइट टू अपॉइंट द हेड ऑफ नैब, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे। जब जरदारी साहब आए तो जरदारी साहब ने कोशिश की कि इसको तब्दील कर दिया जाए और उन्होंने कहा कि ये जो पावर है वो अपॉइंटमेंट ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट के पास है, मगर ये इसके कुछ पावर्स ऑफ नैब जो हैं, अपॉइंटमेंट तो रहने दें, बट पावर्स ऑफ नैब जो है उनको डाइल्यूट कर दिया जाए और कुछ लॉ मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया जाए। किस अदालत में केस ट्राई होगा, जजेस की अपॉइंटमेंट क्या होगी ऑफ द कोर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और लॉ, और ये एक उन्होंने ऑर्डिनेंस रातों रात छुप के कर दिया। और ऑर्डिनेंस का रूल ये होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर अब प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसकी वैलिडिटी 4 महीने होती है। 4 महीने। तो पार्लियामेंट सेशन में थी, छुट्टी आई 2 दिन की, तो रातों रात के अंधेरे में जब बदी की ताकत जोर पकड़ती है, हाँ, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। अच्छा, वो चैलेंज हो गई, लोगों को पता चल गया, वो चैलेंज हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से उन्होंने कहा जरा आइए ना, जरा ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये इरादे क्या है आपके? और हमने तो जो इंटरप्रिटेशन की है वो तो यही है कि ये जो है ये तो प्रेसिडेंट की भी नहीं अपॉइंटमेंट होगी, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और इसमें जनरल तो छोटे जजेस होने चाहिए। अब जरदारी साहब की तो और हमाइयाँ उड़ गई, उनका लो फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। चीफ जस्टिस वैसे ही एनआरओ के पीछे पे है, नैब भी चीज करना चाहता है। नैब तो एनआरओ तो इनफैक्ट उड़ चुका था और लो जी हुण नैब लैके साडे पीछे पै जाए ते ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी करके रातों रात उन्होंने क्वाइटली विड्रॉ कर लिया अपना ऑर्डिनेंस, ताकि अब ये सुप्रीम कोर्ट वो इन्फ्रक्शस हो जाए पिटीशन और वो बात आगे ना बढ़े, रहने दें इस चीज़ को। तो ये ऐसे रह गई। फिर क्या हुआ, फिर जब अपॉइंटमेंट्स हुई तो जरदारी साहब ने जाहिर है कोई ऐसे लोग लगाए जो कि सिंपैथेटिक टू पीपल्स पार्टी, ताकि उनको तंग ना करें वो। अब वो चीफ जस्टिस पढ़ गए उनको, आपको याद होगा नवीद एहसन साहब थे, उनको चीफ जस्टिस पढ़ गए। उसके बाद एडमिरल साहब थे, जी वो भी रफ राइड, ही हैड अ रफ राइड, वो भी जरदारी साहब ने लगाए थे। तो वो रफ राइड हो गई, तो उसके बाद दोनों को रिजाइन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, इतना प्रेशर था फ्रॉम इफ्तिखार चौधरी साहब। उन्होंने तो ये भी कहा था कि नैब को एडमिरल साहब जो नेवी चीफ रहे थे बुखारी साहब, फसी बुखारी साहब, उनके खिलाफ भी केस नैब को ही करना चाहिए। तो खैर वो सॉरी करके सारे इतर बितर हो गए, भाग गए, यार ये क्या हुआ। तो इन्होंने कहा छोड़ दो। फिर इत्तेफाक करके ये चौधरी जमान साहब को लगाया गया। और इस वक्त इस हुकूमत में उस वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की कानून ये कहता है ऑपोजिशन गवर्नमेंट मिलके ये फैसला करेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस। तो ये ऐसे अपॉइंटमेंट होगी। अब जाहिर है अगर किसी के इत्तेफाक से अपॉइंटमेंट हुई है तो कोशिश उस बंदे की ऐसी होगी कि टू ट्राई एंड स्टेयर अ नॉन कंट्रोवर्शियल कोर्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी एज चीफ मिनिस्टर इंटरिम, तो उस वक्त सारी सियासी जमातों का इत्तेफाक था, तो आई हैड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रल, ना किसी की प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन, ना किसी को सेव करना, अपना काम करना स्ट्रेट एंड नैरो, किसी के पीछे जाना ना आगे आना, अपना काम करना, जो जायज़ है वो करना, नाजायज़ काम नहीं करना। अच्छा,
अब यहाँ क्या हुआ, ऐसे ही चल रहा था मामला। पहले जरदारी साहब प्रोटेक्ट हो रहे थे, तो इसलिए अब चॉइस ज़मान आ गए। चॉइस ज़मान ने कहा, सोचा होगा कि यार मैं ये मेन पार्टीज़ को छोड़े, वो बाकी जो सारे केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं, ये भी सोचा कि जनरल्स को भी छोड़ दें और ये जो प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट और ये चीज़ों को लो की रखा जाए, नहीं तो एम नई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब चौरी इफ्तिखार भी नहीं है, अल्लाह खैर सल्ला। तो और आप दूसरे जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं अब अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स, अगेंस्ट बिजनेसमैन, उन चीज़ों को ज़रा परस्यू किया जाए ताकि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, थोड़ी देर बड़ी हाई प्रोफाइल होगी। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर एक ऐसे चीफ जस्टिस आ गए, वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब के स्टूडेंट थे, और वो भी आ गए, उन्होंने कहा ऐसी तैसी, और बुला लिया और कहा कि तुम गो आफ्टर द प्रेसिडेंट, गो आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, गो आफ्टर दिस, गो आफ्टर दिस, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर सुनने में ये भी आया कि दोस्तों ने भी कहा होगा कि ओए चौधरी साहब थोड़ा जा खिंचो तो सही साहब। चौधरी साहब की टंगा गड़की हो रही है, चौधरी साहब क्या होना चाहता थोड़ा देखना पड़ेगा। उस वक्त मुझे मेरा ख्याल है इतना प्रेशर था चौधरी साहब के, वो 1 महीने की छुट्टी भी चले गई। निकलो तू पहले चीफ जस्टिस बुला लेंदा है, फिर कोई है बुला लेंदे ने, ठीक है जी, उधर प्राइम मिनिस्टर घूर रहे के देख रहे हैं, उधर प्रेसिडेंट का नहीं। मजे की बात ये है कि प्रेसिडेंट साहब, तो मैं क्या आपको कहूँ कि एक्स प्रेसिडेंट, बात ये है कि इस वक्त तो ये कैसे हालात है कि यार सादिक साहब कह रहे कि जी हम रेफरेंस फाइल करेंगे नैब के चेयरमैन के खिलाफ, परवेज रशीद साहब, ये होते कौन है, हम इनको चेकआउट करेंगे वो तो मैं समझ बड़ी अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल सिचुएशन तो वो हो गई थी। तो मेरा ख्याल है उस सूरत में उन्होंने सोचा कि हॉलीडे इज द बेस्ट ऑप्शन, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने चले गए। मैंने भी उस वक्त थोड़ी सी पेशेंट गोई की थी, मैंने कहा देखना ये है कि ये वापस भी आते हैं कि नहीं आते। तो मगर हिम्मत करके आ गए। मगर हुआ क्या कि वो अटेंशन चेंज हो गया। जैसे चीफ जस्टिस साहब चले गए और वो जो नए आए थे और वो चले गए पोनीटेल, तो वो जब चले गए तो उस वक्त फिर चेयरमैन ने रुख बदल लिया। अब कुछ बातें चेयरमैन के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि फौजी बने हुए नैब के अंदर मुशर्रफ साहब के ज़माने के, उनको अब फौज आई है कराची में, वो जाहिर है उनको कोई फौजी कहेगा, रेंजर्स का हेड कहेगा या DG ISI कहेगा या कोर कमांडर कहेगा कि ब्रिगेडियर यसा मतलब सिविलियन क्लोथ आ गए, साफ करके पै गए। अच्छा वो पै गए, उनका तू फिक्र ना कर, पै जाओ। अच्छा वो पै गए, वो सिंध हुकूमत की टंगा गड़नी शुरू हो गई। यार है कि चौधरी निसार को दौड़े गए, चौधरी साहब ने कहा मैं चेकआउट करना, चौधरी साहब ने चेकआउट किया, उन्होंने कहा सर सारी सर हाँ ठीक है, वो दौड़ के आ गए। वो मियाँ साहब परेशान हो गए, की हो रहा साडा अलायंस टुटदा पे उत्थे MQM और पीपल्स पार्टी की आपस में। उसके बाद सरदारी साहब और उत्थे परेशानी ऐसी कि अगर इमरान खान रिजाइन कर गया और वो रिजाइन करता है तो जरदारी साहब ने रिजाइन करता, MQM जरदारी PPP एंड इमरान, गवर्नमेंट तो गई, पार्लियामेंट इज गॉन। तो मियाँ साहब भी थोड़े से हिले होंगे यार, रोको। उसके बाद आप जैसे लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, पंजाब में कब होगा, राना मशहूद के पीछे कब जाएंगे, राना सनाला को पकड़े ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋग। अच्छा बार मुझे क्यों बीच में आ रहे, वैसे तो जो आपने कहा है पीपल्स पार्टी ਦੀ ਟੰਗਾ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੀ ਟੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਗੇਮ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। उन सेनेट इज पीपल्स पार्टी कंट्रोल मेजॉरिटी है, मगर प्राइम मिनिस्टर जब नहीं कहेगा, कोई करेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम इकट्ठी कर ली है, उसमें सारे हैवी वेट्स आके बैठ गए, बैरिस्टर साहब जफरुल्लाह साहब आ गए हैं जी, ख्वाजा साहब आ गए हैं, वो मास्टर। अच्छा तो ये सारे आके वहाँ बैठ गए हैं और वो बैठ गए हैं और वो देख रहे हैं कि अब किस तरीके से इंडिपेंडेंट भी रहे, हाथ से भी ना निकले, काम भी होता रहे। बड़ा जबरदस्त बड़ा इंडिपेंडेंट भी हो और हाथ से भी ना निकले, इंडिपेंडेंट भी हो, सानू भी हाथ ना लगाए। ठीक है जी, अगर यानी कि जो फर्द हो वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हाथ से इस तरह ना निकले कि उसके पास इतना इख्तियार ही ना हो। हाँ, तो कुछ मतलब ऐसा बैलेंस किया जाए इस तरीके को। अब ये डिबेट चल रही है, ये इतना आसान नहीं है कि इसको करना। उसकी वजह ये है कि जब ये करेंगे तो आप जैसे लोग छोड़ेंगे नहीं, आप पीछे पड़ जाएंगे कि लो जी ये हो गया, लो जी हो गया। फिर हमारे ये दोस्त जो हैं ये भी लीक करेंगे, आप जैसे लोगों को फ़ोन करके कहेंगे पै जाओ कि देखो की करते पे ने अच्छी तो अच्छे काम करने पे हैं। ये सारी ख्वाहिशें जो है ना ये आपकी अपनी है या आपका दिल करता है, ये मुझे आगे रख के आप नहीं कहते, आप जैसे लोग, आप जैसे नहीं। आज एंकर्स लगे हुए थे ना जी, पॉलिटिशियंस अपने आप बचाऊ ने, हाँ ठीक है ना। एक्चुअली हुआ ये है कि नैब ने जो अभी हरकतें की हैं ना इन सिंध,
वो नैब का काम नहीं था, और इसीलिए जो FIA ओवररीच किया है, ओवररीच हो गया और ये बैकफायर कर गया। इसीलिए अब थोड़ी सी लो प्रोफाइल करनी पड़ रही है, और मीडिया को भी ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर इस किस्म का इदारा बन जाता है जिसकी कोई स्क्रूटनी नहीं है तो फिर जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो अब फिर देखेंगे जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी पार्लियामेंट गौर करेगी, नैब की कारकर्दगी और तरीक़ेकार के ऊपर भी करेगी, और जो इनकॉम्पिटेंसीज रहे हैं, इनएफिशिएंसीज रही हैं, बाय द वे देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन नैब आल्सो, इसमें भी कोई शक नहीं है, जब इतना पावर होता है तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ओके, सो देयरफॉर द डिबेट इज वैलिड। आई थिंक द नैब लॉ नीड्स टू बी लुक्ड एट, हेल्थी बैलेंस नीड्स टू बी अराइव्ड एट। आप जैसे लोगों को वहाँ अपॉइंट नहीं करना चाहिए, because you will go haywire with the power, and therefore I think it's timely a review is needed. ओके, चले एक ब्रेक ले लेते हैं। ये पूरा सेक्शन के अंदर 7-8 दफा तो मैं आया हूं ना जी टारगेट पे, अब वो क्यों है ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, पास आते ही। तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। पेमरा ने बैन किया है और कहा है कि मीडिया कवरेज ना दे जमात-उद-दावा को और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को। ये अब एक झेली इदारा बन चुका था जमात-उद-दावा का, और क्योंकि इनके ऊपर बैन है, और इनफैक्ट जो पेमरा ने कहा है वो तकरीबन को 72 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी तरफ से कहा गया है कि इनकी कवरेज ना हो। नईम साहब, ठीक है, आई थिंक इट्स अ गुड डायरेक्टिव। देखिए, ये तो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है, ये तो आपको वैसे ही नहीं करना चाहिए। आज तक आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त आ गए, आई एम ग्लैड उन्होंने ये कदम उठाया, अफसार आलम साहब। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि इसी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं ना दुनिया में। एक तरफ आप सिग्नेटरी हैं टू अ कन्वेंशन जिसके तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बैन होती हैं, आप उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाती, मीडिया उनकी इंटरव्यूज़ कैरी करता है, यहाँ मेन 1-to-1 इंटरव्यूज़ हो रही हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, आप बड़े अपनी तरफ से उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, एक्चुअली उनका मैसेज जो है, पैगाम जो है वो जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट राइट। मगर दिलचस्प बात अब ये है कि ये इंटरव्यूज़ तो ठीक है, स्टेटमेंट्स भी आपने ओकेजनल वो PR प्रेस रिलीज़ करते हैं, आप नहीं छापेंगे, मगर जब वो कश्मीर कॉज के ऊपर खड़े होंगे, कश्मीर डे होगा और वो धन आएंगे और खड़े होंगे और स्पीचेस देंगे, बड़ी शाराएं सड़कें ब्लॉक होंगी जी, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पेमरा क्या करेगा? क्या फिर भी मीडिया को कश्मीर डे के ऊपर कश्मीर जिहादी फोर्सेस जो हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, अब क्या उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी मीडिया के ऊपर को उनको दिखाना है या नहीं दिखाना? तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि क्या डू वी अबाइड बाय दैट और नॉट। और कल को ये किसी और नाम के जरिए ये खड़े हो जाते हैं मगर लोग वही होते हैं, तो फिर कानून क्या कहेगा? कानून ऑर्गेनाइजेशन को बैन करता है या शख्स को बैन करता है? यूनाइटेड नेशंस ने जो बैन किया ऑर्गेनाइजेशंस को किया। तो अब बात यह है कि यही दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। कुछ मीडिया की जो तंजीमें हैं वो नहीं फॉलो करेंगी पेमरा की एडवाइस को, और कुछ हैं जो फॉलो करेंगी, कुछ हैं जो कभी कभी फॉलो करेंगी और कभी नहीं करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस, स्पेशली उन जिहादी तंजीमों का जिनका ताल्लुक कश्मीर की कॉज के साथ है, और स्पेशली ड्यूरिंग दोज डेज जब स्पेशल कश्मीर डेज हैं जो ओकेजन्स होते हैं। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। पेमरा को गौर से इसके ऊपर देखना चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक देखना चाहिए, और फिर मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर आप नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ सुन लें कि ये क्या है और क्या नहीं। ओके साहब, हमारे पास वक्त कम है। CPJ के हवाले से भी जो इम्प्यूनिटी इंडेक्स है सामने आया है, जर्नलिज्म के हवाले से पाकिस्तान सब जानते हैं दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। इनफैक्ट आज भी एक सहाफ़ी ने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहादत पाई है, उन पर फायरिंग की गई, वॉज टारगेटेड टांग के करीब। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स को अच्छे नहीं है सहाफ़ियों के लिए, ओवरऑल जनरल हरासमेंट के लिए, एवरीबडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू इट। कहते हैं मुनीब कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। एक ज़माने में कोलंबिया लैटिन अमेरिका में कंट्री है जहाँ ड्रग कार्टेल्स हैं, वो उनका कहा जाता था कि जर्नलिस्ट अनसेफ है, बिकॉज जो भी रिवील करता था ड्रग कार्टेल्स को उनको चुक देते थे, दे यूज्ड टू इरेज देम। मगर पाकिस्तान हैज बिकम वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ 2 or 3 फैक्टर्स। नंबर 1 इज नॉन स्टेट एक्टर्स, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा ऑफ कोर्स इज रैंडम टेररिज्म बाय ग्रुप्स जिनको मीडिया जिनके बारे में लिखता है, दे मे नॉट बी क्लासिकल नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट बट दे आर क्रिमिनल्स। तो पाकिस्तान में 2001 से लेकर 2015 तक 71 जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। डिड यू नो दैट? और वो क्यों? व्हाई डिड दे लूज देयर लाइव्स? उसकी वजह यह है कि 47 जो थे आउट ऑफ 71 दे वर डिलिबरेटली टारगेटेड।
सोच समझ के उनकी टारगेटिंग हुई थी। और क्यों की थी और मर्डर कर दिया उनको? क्योंकि वो जर्नलिज्म कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे ऐसी स्टोरीज और के जिसको जो कि लोगों को पसंद नहीं थी, जो टारगेट से। बाकी जो थी वो डेंजरस असाइनमेंट्स कवर कर रहे थे, वॉर ड्यूटीज, फाटा में इधर उधर एंड सो ऑन। They were targeted. और दे वर पार्ट सेक्टेरियन बॉम्ब्स जब गए उड़ते हैं तो वो दे वर कवरिंग देयर दोस प्रोसेशंस एंड दे वर मर्डर्ड। सो दिलचस्प सबसे बड़ी बात ये कि 71 जर्नलिस्ट हैव बीन मर्डर्ड इन 2001, 14 सालों में। एंड मुनीब, सिर्फ 2 ऐसे केसेस हैं कि जो मर्डरर्स जो हैं उनको केस किया गया और कन्विक्ट किया गया। बाकी 99% केसेस हैं कि पता ही नहीं चला, और जब पता चला और उनको पकड़ के ले गए और वो कन्विक्ट नहीं हो पाए, वो छूट के चले गए। सो दिस इज हाउ बैड द सिचुएशन इज। मगर पाकिस्तान में अगर 71 है इन 14 ईयर्स, तो पिछले 10 साल में सारी दुनिया में 700 जर्नलिस्ट have been killed around the world for doing their job. एटलीस्ट चले सलीम शहजाद साहब, शहीद सलीम शहजाद साहब के नाम पर अब तो पेरिस के अंदर रिपोर्टर सॉन्ग फ्रंटियर ने एक रेजोल्यूशन पास करके लोकल गवर्नमेंट को कन्विंस करके 12 वहाँ के जो सड़कें हैं वो दुनिया के वो अजीम जर्नलिस्ट के नाम पे रखी हैं, जिनमें से एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान का भी है जो डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उनके मर्डर के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, और ना ही वो कमीशन की रिपोर्ट, ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन, अभी भी बहुत से सवालात उसके ऊपर हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।